Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. Hello kids, today we will learn words which commonly confuse. ऐसे शब्द जिन्हें हम सुनकर अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं. There are a lot of words in English that look or sound alike but have very different meanings, such as pour and pour or flaunt and flaunt. It's easy to get them confused, and most electronic spell checkers won't be much help in this type of situation. They can tell you if a word has been spelled wrongly, but they can't generally flag up the misuse of a correctly spelled word. अंग्रेजी में बहुत से शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनकी ध्वनि तो एक दूसरे से मिलती है, पर उनके अर्थ यानी मीनिंग अलग अलग होते हैं. ऐसे शब्दों में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी भूल कर बैठते हैं. आपका या हमारा अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि आप या हम में से कोई व्यक्ति ऐसी 2-4 गलतियां भी करता है तो उसके भाषा ज्ञान का प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ सकता. तो इन शब्दों के अर्थ भेद को समझिए और मन में बिठाइए. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का हिंदी में मीनिंग होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का हिंदी में मीनिंग होता है छोड़कर. एक्सेप्ट का सेंटेंस बनेगा ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस इन दिस मैटर. इसका मतलब होता है उसने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली. और एक्सेप्ट का जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, द एंटायर स्टाफ एक्सेप्ट जूनियर्स हैज़ बीन कॉल्ड. इसका हिंदी में मीनिंग है छोटे कर्मचारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी बुलाए गए हैं. नेक्स्ट इज असेस एंड एक्सेस. असेस का हिंदी में मीनिंग होता है पहुंच, और एक्सेस का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकता. एक्सेस को हम ऐसे यूज़ करेंगे, ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नो access to the higher authorities. इसका मतलब है यह एक गरीब आदमी था और बड़े अधिकारियों तक उसकी पहुंच ना थी. और एक्सेस को हम ऐसे यूज़ करेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. इसका मतलब है किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी है. नेक्स्ट इज अडैप्ट, अडॉप्ट एंड अडेप्ट. अडेप्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अनुकूल बनाना या नया रूप देना. अडॉप्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अपनाना, और अडेप्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कुशल. अडेप्ट का जो सेंटेंस बनेगा वो है वन मस्ट लर्न टू अडैप्ट वन सेल्फ टू सर्कमस्टांसेस. इसका मतलब है व्यक्ति को अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना होगा. अडॉप्ट को हम ऐसे यूज़ करेंगे, he adopted a child from orphanage. इसका मतलब है उसने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया. और अडेप्ट का सेंटेंस यूज़ होगा, he is an adept carpenter. इसका मतलब है वह एक कुशल
बढ़ई है। नेक्स्ट इज एडिशन और एडिशन। एडिशन का हिंदी में मीनिंग होता है बढ़ोतरी और एडिशन का हिंदी में मीनिंग होता है पुस्तक का संस्करण। एडिशन का सेंटेंस बनेगा सम ऑल्ट्रेशंस एंड एडिशंस हैव बीन मेड इन दिस बुक। इसका हिंदी में मीनिंग है इस पुस्तक में कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किए गए हैं। और एडिशन को हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे थर्ड एंड लेटेस्ट एडिशन ऑफ द भगवत गीता हैज बीन पब्लिश्ड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है भगवत गीता का तीसरा और आधुनिकतम संस्करण प्रकाशित हो गया है। नेक्स्ट इज एडवर्स एंड एवर्स। एडवर्स का हिंदी में मीनिंग होता है दुर्भाग्यपूर्ण या अवांछनीय और एवर्स का हिंदी में मीनिंग होता है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। एडवर्स का सेंटेंस बनेगा ट्रू फ्रेंड्स नेवर लीव इन एडवर्स कंडीशंस। इसका हिंदी में मीनिंग होता है दुर्भाग्य में सच्चे मित्र कभी साथ नहीं छोड़ते। और एवर्स का जो सेंटेंस बनेगा वो है इन मॉडर्न टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवर्स टू हार्ड वर्क। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आधुनिक समय में अधिकतर छात्र कठिन श्रम से बचते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्ट, इफेक्ट एंड देन अगेन इफेक्ट। अफेक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रभावित करना और एक इफेक्ट होता है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रभाव और एक और इफेक्ट होता है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लागू करना। मगर इन दोनों इफेक्ट के स्पेलिंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है मगर यूज अलग होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे सेंटेंस में यूज? अफेक्ट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे योर बिहेवियर शुड अफेक्ट अदर्स। इसका हिंदी में मीनिंग होता है तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को प्रभावित होना चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्ट। इफेक्ट और इफेक्ट, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? इफेक्ट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रभाव, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे हिज स्पीच डिड नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। इसका हिंदी में मीनिंग है उसके भाषण का श्रोताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरा है इफेक्ट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लागू करना। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा द ओल्ड रूल इज स्टिल इन इफेक्ट। इसका हिंदी में मीनिंग बनेगा पुराना नियम अब भी लागू है। तो सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, लेकिन मीनिंग अलग अलग और सेंटेंस भी अलग अलग, यूज अलग अलग। नेक्स्ट इज ऑलरेडी। ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। फर्स्ट ऑलरेडी जिसका मीनिंग है सभी लोग और सभी चीजें तैयार, और एक ऑलरेडी होता है जो इकट्ठे होता है, यानी जिसमें एक सिंगल एल होता है। उसका मीनिंग है अर्थात पहले से ही, राइट। एक ऑलरेडी जिसका मीनिंग है सभी लोग और सभी चीजें तैयार, और दूसरा ऑलरेडी
जिसका मीनिंग है पहले से ही। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन लिखने का तरीका अलग और यूज अलग। ऑलरेडी जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी लोग और सभी चीजें तैयार। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वी वर ऑलरेडी टू गो व्हेन द क्लास टीचर अराइव्ड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है जब अध्यापक पहुंचे तो हम सब जाने को तैयार थे। और दूसरा ऑलरेडी है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पहले से ही। उसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे, वी हैड ऑलरेडी बिगन राइटिंग व्हेन द क्लास टीचर अराइव्ड। इसका हिंदी में मीनिंग होगा अध्यापक के पहुंचने से पहले ही हमने लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। इसमें भी सेम ऑल टुगेदर है और नेक्स्ट भी ऑल टुगेदर है, लेकिन स्पेलिंग सेम नहीं है। ऑल टुगेदर फर्स्ट ऑल टुगेदर है जिसमें डबल एल है और सेकेंड ऑल टुगेदर है जिसमें सिंगल एल है। उसमें लिखने का तरीका भी अलग है, ऑल अलग होगा और टुगेदर अलग लिखेंगे, लेकिन जो सेकेंड वाला ऑल टुगेदर है हम उसको इकट्ठा लिखते हैं और इसका हिंदी में मीनिंग भी अलग होता है और यूज भी अलग होता है। आइए देखते हैं। ऑल टुगेदर जिसमें फर्स्ट ऑल टुगेदर जिसमें हम डबल एल का यूज करते हैं, उसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी लोग मिलकर। और जो जिसमें एक एल होता है, सिंगल एल होता है, उसका हिंदी में मीनिंग होता है पूरी तरह से। जिसमें डबल एल होता है उसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी लोग मिलकर। उसका सेंटेंस बनेगा द बॉयज एंड गर्ल्स सैंग ऑल टुगेदर। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी लड़के और लड़कियों ने मिलकर गाया। और जिस ऑल टुगेदर में सिंगल एल होता है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पूरी तरह से, उसको हम कैसे यूज करेंगे? दिस वॉज ऑल टुगेदर स्ट्रेंज फॉर अ पर्सन ऑफ माई टाइप। इसका हिंदी में मीनिंग होगा मेरे जैसे आदमी के लिए यह बात पूरी तरह से अजीब थी। नेक्स्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज। एक ऑलवेज है जिसमें हम डबल एल का यूज करते हैं। ऑलवेज, ऑल को अलग लिखते हैं और वेज को अलग लिखते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी तरह से। एक ऑलवेज होता है जिसमें हम सिंगल एल का यूज करते हैं और ऑलवेज इकट्ठा लिखते हैं, यानी एक ही वर्ड होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सदा। अब दोनों के यूसेज अलग है। ऑलवेज जिसमें हम डबल एल का यूज करते हैं और जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी तरह से, उसका सेंटेंस बनेगा द स्कीम वॉज इन ऑल वेज एक्सेप्टेबल टू द मासेस। इसका हिंदी में मीनिंग होगा योजना सभी तरह से आम जनता को स्वीकार्य थी। और दूसरा जो ऑलवेज है जिसमें सिंगल एल होता है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सदा, उसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? ऑलवेज हेल्प द पुअर। इसका हिंदी में मीनिंग होगा गरीबों की हमेशा मदद करो। नेक्स्ट इज ऑल्टर। ऑल्टर, अब सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग इसमें भी चेंज है। ऑल्टर जिसकी स्पेलिंग है ALTAR, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पूजा की वेदी। और दूसरा ऑल्टर है ALTER, ऑल्टर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बदलना। दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग भी डिफरेंट है, यूसेज भी अलग है। ऑल्टर जिसका हिंदी में मीनिंग है पूजा की वेदी, जिसके स्पेलिंग है ALTAR, उसको हम कैसे यूज करेंगे?
he knelt before the altar and took a vow not to touch wine all his life. इसका हिंदी में मीनिंग होगा, वह पूजा की वेदी के सामने झुका और प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर शराब नहीं छुएगा। और दूसरा है ऑल्टर, जिसमें स्पेलिंग है ALTER, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बदलना। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? I can't alter my plans now. I can't alter my plans now. इसका हिंदी में मीनिंग होगा, अब मैं अपनी योजनाएं बदल नहीं सकता। नेक्स्ट इज amend and amend. Amend and amend, इसमें भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन स्पेलिंग चेंज है, मीनिंग चेंज है, यूसेज चेंज है। एक स्पेलिंग है AMEND, amend, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सुधार करना, और दूसरा है EMEND, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है amend। तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इस amend का मीनिंग होता है किसी साहित्यिक कृति का संशोधन अथवा या संपादन करना। किसी साहित्यिक कृति का संपादन करना या संशोधन करना। अमेंड, जिसकी स्पेलिंग है AMEND, अमेंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सुधार करना, उसे हम कैसे यूज करेंगे? यू मस्ट अमेंड योर वेज। इसका हिंदी में मीनिंग होगा, तुम्हें अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। और दूसरा अमेंड होता है, जिसकी स्पेलिंग है EMEND, अमेंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा किसी साहित्यिक कृति का संपादन करना या संशोधन करना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? बिफोर पब्लिकेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक हैड टू बी अमेंडेड। इसका हिंदी में मीनिंग होगा, प्रकाशन से पहले पुस्तक का पहला भाग संपादित किया जाना था। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक दिन छोड़कर, और ऑल्टरनेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है विकल्प। ऑल्टरनेट को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द डॉक्टर कम्स टू सी हिम ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। और ऑल्टरनेटिव को हम कैसे यूज करेंगे? देयर वॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव, सो आई एग्रीड टू द टर्म्स। इसका हिंदी में मीनिंग होता है दूसरा कोई विकल्प ना था, अतः मैंने शर्तें स्वीकार कर ली। और जो इससे पहले का सेंटेंस था, जिसका ऑल्टरनेट का सेंटेंस, उसका हिंदी में मीनिंग है डॉक्टर एक दिन छोड़कर उसे देखने आता है। तो यूसेज अलग है दोनों के। नेक्स्ट इज बाजार एंड बाजार। बाजार एंड बाजार। बाजार के स्पेलिंग है BAZAAR, बाजार। BAZ, जिसे हम Z को ही Z बोलते हैं, अब BAZAAR, बाजार। बाजार अर्थात मार्केट, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, राइट। एंड इसका जो सेंटेंस बनेगा वो ये होगा, शी वेंट टू बाजार फॉर शॉपिंग। इसका हिंदी में मीनिंग होगा, वह वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार गई। और एक है बाजार, जिसकी स्पेलिंग है BIZARRE, BIZARRE, बाजार।
जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भद्दा या विचित्र, अजीब। जिसका सेंटेंस बनेगा शी ड्रेसेस इन अ बिजार मैनर, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा वह विचित्र ढंग से कपड़े पहनती है। नेक्स्ट इज बर्थ एंड बर्थ। बर्थ BERTH, बर्थ जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सोने की जगह, और दूसरा बर्थ होता है जिसके स्पेलिंग होते हैं BIRTH, बर्थ जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जन्म। बर्थ BERTH, बर्थ जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सोने की जगह, उसको हम कैसे यूज करेंगे? She got a berth reserved for herself in the कालका मेल। उसने कालका मेल में अपने लिए जगह सुरक्षित कराई। और दूसरा बर्थ होता है BIRTH, बर्थ जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जन्म। इसको हम कैसे यूज करेंगे? What's your date of birth? तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? नेक्स्ट इज beside and besides। beside जिसके स्पेलिंग होते हैं BESIDE, beside जिसका हिंदी में मीनिंग होगा समीप यानी पास। और एक है besides जिसका हिंदी में मीनिंग होता है के अतिरिक्त। इसके स्पेलिंग है BESIDES, ओनली S का फर्क है। पहले बिसाइड में BESID, बिसाइड जिसका हिंदी में मीनिंग होता है समीप, और उसको हम कैसे यूज करेंगे? He was sitting beside me, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा वह मेरे पास बैठा है। और दूसरा बिसाइड जिसमें S साथ में लगेगा बिसाइड के, उसका हिंदी में मीनिंग होता है के अतिरिक्त। उसका जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? द एजेंट्स गेट कमीशन बिसाइड्स देयर सैलरी। प्रतिनिधि अपने वेतन के अतिरिक्त कमीशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट इज बोर एंड बोर। बोर BOAR, बोर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जंगली सुअर। और दूसरा बोर है BORE, बोर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है छेद करना। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग चेंज है, मीनिंग चेंज है, यूसेज चेंज है। तो फर्स्ट है बोर BOAR, बोर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जंगली सुअर। इसे हम कैसे यूज करेंगे? द हंटर शॉट अ वाइल्ड बोर, जिसका हिंदी में मीनिंग बनेगा शिकारी ने एक जंगली सुअर का शिकार किया। और दूसरा है BORE, बोर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है छेद करना। इसको हम कैसे यूज करेंगे? दे बोर अ होल इन द सॉइल टू टेक आउट ऑयल। उन्होंने तेल निकालने के लिए जमीन में छेद किया यानी होल किया। नेक्स्ट इज born and born। अब सेम कन्वर्सेशन, सेम प्रोनाउंसिएशन है, born, born। इसमें स्पेलिंग चेंज है, मीनिंग चेंज है, यूज चेंज है। नेक्स्ट born BORN, born जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उत्पन्न होना। और दूसरा born है BORNE, born जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उठाना। BORN, born जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उत्पन्न होना। इसको हम कैसे यूज करेंगे? I don't know when I was born, यानी मैं कब पैदा हुआ मैं नहीं जानता। I don't know।
और दूसरा बॉर्न है BORNE, बॉर्न, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उठाना। इसका सेंटेंस बनेगा वी हैव borne our burdens with patience, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा हमने अपने बोझ यानी उत्तरदायित्व धीरज पूर्वक उठाए, पेशेंटली उठाए। नेक्स्ट इज ब्रेथ, ब्रीथ, ब्रेथ। ब्रेथ जिसके स्पेलिंग होते हैं BREATH, ब्रेथ, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में सांस। और उसका यूज कैसे होगा? बिफोर यू डाइव इन टेक अ डीप ब्रेथ, यानी गोता लगाने से पहले एक लंबी सांस लो। दूसरा है ब्रीथ, BREATHE, सिर्फ ई का फर्क है, लास्ट में ई लगेगा। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सांस लेना। और इसको हम कैसे यूज करेंगे? ब्रीथ डीपली इन ओपन एयर, मीन्स खुली हवा में गहरी सांस लो। और नेक्स्ट है ब्रेथ, जिसकी स्पेलिंग है BREADTH, ब्रेथ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है चौड़ाई। और इसे हम कैसे यूज करेंगे? इन अ स्क्वायर द ब्रेथ इज इक्वल टू द लेंथ, यानी चौकोर में चौड़ाई लंबाई के समान होती है। नेक्स्ट इज कैनवस एंड कैनवस। कैनवस जिसकी स्पेलिंग है CANVAS, कैनवस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मोटा कपड़ा। और दूसरा कैनवस है CANVASS, यानी सिर्फ S का फर्क है। फर्स्ट वाले में सिंगल S है और सेकंड वाले में डबल S है। जो फर्स्ट वाला S है जिसमें सिंगल S है, उसका हिंदी में मीनिंग होता है मोटा कपड़ा। और जिसमें डबल S होता है उसका हिंदी में मीनिंग होता है वोट मांगना, कन्वेस। जिसमें सिंगल S होता है उसको हम कैसे यूज करेंगे? कैनवस बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कैनवस के थैले बहुत मजबूत होते हैं। और दूसरा कैनवस है जिसमें डबल S होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है वोट मांगना। उसको हम कैसे यूज करेंगे? स्टूडेंट्स वर कन्वेसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट, वॉट एवर पार्टी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे छात्र कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए या बीजेपी के उम्मीदवार के लिए या किसी भी अन्य पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। नेक्स्ट इज सीज एंड सीज। सीज, CEASE, सीज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बंद करना या रोकना। और दूसरा है सीज, जिसकी स्पेलिंग है SEIZE, सीज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बरामद होना या पकड़ना। फर्स्ट सीज जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बंद करना, उसको हम कैसे यूज करेंगे? एट लास्ट द वॉर हैज सीज्ड, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा आखिरकार युद्ध बंद हो गया। और दूसरा सीज है जिसका हिंदी में मीनिंग है बरामद होना या पकड़ना, उसका सेंटेंस बनेगा द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल्स, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा सिपाही ने चोरी का सामान बरामद कर लिया।
नेक्स्ट इज सेंट एंड सेंट। सेंट जिसकी स्पेलिंग है CENT, सेंट, हिंदी में मीनिंग होता है एक सिक्का। और दूसरा सेंट है SCENT, सेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सुगंधी, जो हम यूज़ करते हैं खुशबू के लिए। सेंट, CENT, सेंट, इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? सेंट इज अ स्मॉल कॉइन ऑफ अमेरिका। सेंट अमेरिका का एक छोटा सिक्का है। और दूसरा है सेंट, SCENT, सेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सुगंधी। इसे हम कैसे यूज करेंगे? द सेंट ऑफ फ्लावर्स इज वेरी प्लेजेंट। फूल की सुगंध बड़ी सुखद है। The scent of flower is very pleasant. Next is childish and childlike. Childish जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बच्चों जैसा, यानी बचकाना। और दूसरा है childlike जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भोला भाला, मीन्स नेचर में भोला भाला। चाइल्डिश का जो यूसेज है वो ये है, यू हैव चाइल्डिश हैबिट्स एंड आर नॉट येट मैच्योर, यानी तुम्हें बचकानी आदतें हैं, तुम्हारी बचकानी आदतें हैं। दूसरा है चाइल्ड लाइक, जिसको हम यूज करेंगे वी लाइक हिज चाइल्ड लाइक हैबिट्स। वी लाइक हिज चाइल्ड लाइक हैबिट्स, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा हम उसकी बच्चों जैसी आदतें पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज चूज एंड चूज। चूज जिसकी स्पेलिंग है CHOOSE, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा चुनना या चुनाव करना, सिलेक्ट करना। और दूसरा है चोज, CHOSE, चोज, जिसका हिंदी में मीनिंग भी चुनना होता है, अर्थात चुना, चोज, चुना। दोनों का अलग अलग यूसेज है। फर्स्ट चूज जिसका स्पेलिंग होते हैं CHOOSE, उसका यूज होगा चूज व्हाट यू वांट, जो चाहते हो चुन लो, चूज व्हाट यू वांट। और दूसरा चोज है जिसकी स्पेलिंग है CHOSE, उसका यूसेज होगा आई फाइनली चोज सिंगिंग फॉर अ करियर, मैंने अंत में संगीत को पेशे के रूप में चुन लिया। नेक्स्ट इज साइट, साइट एंड साइट। एक साइट होता है CITE, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दृष्टांत देना या उद्धृत करना। दूसरा साइट है SIGHT, साइट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दृश्य। और तीसरा साइट है SITE, साइट, जो होता है प्लेस यानी स्थान। अब फर्स्ट साइट है CITE, उसको हम कैसे यूज करेंगे? He was fond of citing from the रामायण, वह रामायण से उद्धृत करने का शौकीन था। और दूसरा है साइट, SIGHT, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दृश्य, उसे हम कैसे यूज करेंगे? द ताज प्रेजेंट्स अ प्लेजेंट साइट इन फुल मून, यानी ताज पूर्णमासी के दिन एक सुखद दृश्य उपस्थित करता है। और तीसरा है साइट, जिसके स्पेलिंग होते हैं SITE, उसका हिंदी में मीनिंग होता है स्थान, उसे हम कैसे यूज करेंगे? His father is
looking for a site for his new shop, जिसे हम हिंदी में कहेंगे उसके पिता अपनी नई दुकान के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉमिक एंड कॉमिकल। कॉमिक जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मजाकिया, अर्थात जानबूझकर बनाया गया रूप जिससे हमें हंसी आ जाए। और दूसरा है कॉमिकल जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भद्दा, फूहड़ रूप, यानी बिना यत्न के बना ऐसा रूप जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए, अजीब सा मुंह बना देना। जो कॉमिक है जिसका अर्थ होता है मजाकिया, उसे हम यूज करेंगे कॉमिक सीन्स आर पुट इन अ ड्रामा, यानी नाटक में मजाकिया दृश्य रखे जाते हैं। और दूसरा है कॉमिकल जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भद्दा या फूहड़ रूप, ऐसा रूप जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए, जिसको हम यूज करेंगे ऐसे, द पेक्यूलियर ड्रेस शी वोर गेव हर अ कॉमिकल अपीयरेंस, यानी विचित्र वेशभूषा पहनकर उसका रूप भद्दा हो गया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 3 कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पूरक भाग, जिससे पूरा हो। दूसरा कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा करना, मीन्स तारीफ करना। और तीसरा कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT। इन दूसरे और तीसरे कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका मीनिंग अलग है, यूज अलग है। थर्ड कॉम्प्लीमेंट जो है उसका मीनिंग है प्रणाम करना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पूरक भाग, उसे हम कैसे यूज करेंगे? दिस बुक इज कॉम्प्लीमेंट टू दैट वन, यह पुस्तक उस पुस्तक की पूरक है, यानी पूरा हो, पूरा भाग, पूरा करना। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, उसको हम कैसे यूज करेंगे? हर हस्बैंड पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट, उसके पति ने उसकी प्रशंसा की। और थर्ड कॉम्प्लीमेंट है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रणाम करना, उसको हम कैसे यूज करेंगे? पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कह दीजिए। नेक्स्ट है कॉन्शियस एंड कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। एक होता है कॉन्शियस जिसकी स्पेलिंग है CONSCIENCE, जिसका अर्थ है विवेक। दूसरा है कॉशियस CAUTIOUS, जिसका अर्थ है सावधान। और तीसरा है कॉशियस CONSCIOUS, जिसका अर्थ होता है सचेत। कॉशियस जिसका मीनिंग होता है विवेक, उसे हम यूज करेंगे वन शुड हैव अ क्लियर कॉन्शियस, आदमी का विवेक स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है कॉशियस जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सावधान, इसे हम यूज करेंगे वन शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस वाइल ड्राइविंग, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गाड़ी चलाते समय आदमी को बहुत सावधान रहना चाहिए। थर्ड कॉन्शियस है जिसका अर्थ होता है सचेत, उसे हम यूज करेंगे ही वॉज
कॉन्शियस दैट ही वॉज बीइंग फॉलोड, उसे मालूम था कि उसका पीछा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली। कंसिस्टेंटली का हिंदी में मीनिंग होता है दृढ़ता पूर्वक, और कॉन्स्टेंटली का मीनिंग होता है निरंतर, मीन्स लगातार। कंसिस्टेंटली जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दृढ़ता पूर्वक, उसे हम यूज करेंगे सेंटेंस में, इफ यू वांट टू गिव एडवाइस टू अदर्स फर्स्ट एक्ट कंसिस्टेंटली विद दैट योरसेल्फ। यानी यदि आप दूसरों को उपदेश देना चाहते हैं तो उस उपदेश के अनुसार पहले स्वयं आचरण करो। दूसरा है कॉन्स्टेंटली जिसका हिंदी में मीनिंग होता है निरंतर, इसे हम यूज करेंगे ही कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूड विद मी, वह निरंतर मेरे साथ बहस करता रहा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल का हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा रुककर, यानी बार बार। दूसरा है कंटिन्यूअस यानी लगातार। कंटिन्यूअल जिसका हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा रुककर, उसे हम यूज करेंगे द टीचर गेव द क्लास कंटिन्यूअल वार्निंग। अध्यापक ने कक्षा को बार बार चेतावनी दी। और कंटिन्यूअस जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लगातार, उसे हम यूज करेंगे वी हैड कंटिन्यूअस रेन yesterday for many hours। कल हमारे यहाँ कई घंटों लगातार वर्षा होती रही। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिसके स्पेलिंग होते हैं CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट जिसका हिंदी में मीनिंग है संधि या इकरारनामा। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग होता है सिकुड़ना। तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है संधि, उसे हम यूज करेंगे ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गोइंग अब्रॉड। उसने विदेश जाने के लिए एक इकरारनामे पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सिकुड़ना, उसे हम यूज करेंगे सम मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कुछ धातु ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज कोर्स एंड कोर्स। कोर्स COURSE, कोर्स जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पाठ्यक्रम। और दूसरा है कोर्स COARSE जिसका हिंदी में मीनिंग होता है तुच्छ, घटिया। कोर्स जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पाठ्यक्रम, उसे हम यूज करेंगे व्हाट इज द कोर्स ऑफ योर स्टडीज। तुम्हारी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। और दूसरा है कोर्स जिसका हिंदी में मीनिंग होता है तुच्छ, घटिया, जिसे हम यूज करेंगे दिस क्लॉथ इज वेरी कोर्स। यह कपड़ा बहुत घटिया है। नेक्स्ट इज क्रेडिबल, क्रेडिटेबल एंड क्रेड्यूलस। क्रेडिबल का हिंदी में मीनिंग होता है विश्वास के योग्य, और क्रेडिटेबल का मीनिंग होता है
प्रशंसा के योग्य। और तीसरा है क्रेड्यूलस, इसका हिंदी में मीनिंग होता है शीघ्र विश्वासी, यानी जो कहा जाए उस पर जल्द ही विश्वास कर लेने वाला। फर्स्ट क्रेडिबल है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विश्वास के योग्य। उसे हम यूज करेंगे द स्टोरी डजंट अपीयर क्रेडिबल, कहानी विश्वास के योग्य नहीं लगती। दूसरा है क्रेडिटेबल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा के योग्य। उसे हम यूज करेंगे हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज क्रेडिटेबल, परीक्षा में उसकी सफलता प्रशंसा के योग्य है। और तीसरा है क्रेड्यूलस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शीघ्र विश्वासी, यानी जो दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है। उसे हम यूज करेंगे शीला इज वेरी क्रेड्यूलस, शी बिलीव्स इन व्हाट शी इज टोल्ड। शीला बड़ी शीघ्र विश्वासी है, उसे जो कहा जाए वह उसी पर विश्वास कर लेती है। नेक्स्ट इज डिसीज एंड डिजीज। डिसीज DECASE, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में मृत्यु। और दूसरा है डिसीज DISEASE, डिजीज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बीमारी। डिजीज जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मृत्यु, उसे हम कैसे यूज करेंगे? The diseased person has been taken from the hospital. मृत व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। और दूसरा है डिजीज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बीमारी। उसे कैसे यूज किया जा सकता है? That man died of an incurable disease. उस व्यक्ति की मृत्यु एक असाध्य रोग के कारण हुई जो ठीक नहीं हो सकता, इनक्यूरेबल। नेक्स्ट इज डिफरेंस एंड डिफरेंस। डिफरेंस एंड डिफरेंस। डिफरेंस के स्पेलिंग होते हैं DEFERENCE, डिफरेंस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सम्मान। और दूसरा है डिफरेंस DIFFERENCE, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अंतर। डिफरेंस को हम कैसे यूज करेंगे? इन डिफरेंस टू हिज फादर्स मेमोरी वी डिडंट प्ले yesterday. उसके पिता की स्मृति के सम्मान में हम कल नहीं खेले। और डिफरेंस जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अंतर, उसको कैसे यूज किया जा सकता है? There is difference of opinion on this subject. इस विषय पर विचारों में अंतर है। नेक्स्ट इज डेजर्ट, डिजर्ट एंड डिजर्ट। डेजर्ट DESERT, डेजर्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मरुस्थल, जहां सिर्फ रेत ही रेत होती है। इसका सेंटेंस बनेगा राजस्थान इज मोस्टली अ डेजर्ट। राजस्थान अधिकांशतः ज्यादातर मरुस्थल प्रदेश है। सेकंड है डेजर्ट, जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है छोड़ना। और उसको कैसे यूज किया जा सकता है? एन आइडियल हस्बैंड मस्ट नॉट desert his wife. आदर्श पति को
अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा है डिजर्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा भोजन के बाद परोसे गए फल या मिष्ठान, डिजर्ट। द पार्टी वॉज सर्व्ड विद एप्पल्स एंड फ्रूट क्रीम एज डिजर्ट। पार्टी को भोजन के उपरांत खाद्य के रूप में सेब और फ्रूट क्रीम दी गई। नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का हिंदी में मीनिंग होता है स्वार्थ रहित, यानी तटस्थ या निष्पक्ष, बिना किसी स्वार्थ के। और दूसरा है अनइंटरेस्टेड, यानी रुचिहीन, जिसमें कोई रुचि न हो। डिसइंटरेस्टेड को हम कैसे यूज करेंगे? द जज मस्ट ऑलवेज बी अ डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन अ ट्रायल। किसी विवाद में न्यायाधीश को सदा निष्पक्ष रहना चाहिए। दूसरा है अनइंटरेस्टेड, जिसका हिंदी में मीनिंग है रुचिहीन अथवा जिसे रुचि ना हो। इसे हम यूज करेंगे आई वॉज अनइंटरेस्टेड इन गेम्स सो आई रिटर्न्ड होम नियरली। मेरी खेलों में रुचि नहीं थी, अतः मैं घर जल्दी लौट आया। नेक्स्ट इज ड्वेल एंड ड्वेल। ड्वेल को हिंदी में मीनिंग होता है दोगला, अर्थात दो तरह का। और दूसरा है ड्वेल को हिंदी में कहते हैं दो व्यक्तियों का द्वंद्व युद्ध। ड्वेल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दोगला, इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। सम पर्सन्स हैव ड्यूअल पर्सनैलिटी, दे से समथिंग एंड डू अदरवाइज। कुछ लोगों का व्यक्तित्व दोगला होता है, वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दूसरा है ड्यूअल, दो व्यक्तियों का द्वंद्व युद्ध, इसे हम यूज करेंगे दे फॉट अ ड्यूअल एंड वन पर्सन वॉज सिवियरली इंजर्ड। उन्होंने द्वंद्व युद्ध किया और एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। नेक्स्ट इज एलिजिबल एंड इलेजिबल। एलिजिबल एंड इलेजिबल। एलिजिबल ELIGIBLE, एलिजिबल, जिसका मीनिंग होता है चुना जाने योग्य। और दूसरा है इलेजिबल, ILLEGIBLE, जिसका मीनिंग होता है अस्पष्ट, जिसे पढ़ा ना जा सके, जो क्लियर ना हो। एलिजिबल, जिसका मीनिंग होता है चुने जाने योग्य, उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे ओनली अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। केवल BA पास व्यक्ति ही इस पद के लिए चुने जाने योग्य है। और दूसरा है इलेजिबल, जिसका मीनिंग होता है जो पढ़ा ना जा सके, अस्पष्ट। इसे हम यूज करेंगे योर हैंडराइटिंग इज इलेजिबल। तुम्हारा हस्तलेख, तुम्हारी हैंडराइटिंग अस्पष्ट है, जो पढ़ी नहीं जा सकती, यानी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपेंड एंड एक्सपेंड। एक्सपैंड एंड एक्सपेंड। एक्सपैंड EXPAND, एक्सपैंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है फैलाना। एक्सपेंड, जिसकी स्पेलिंग है EXPEND, सिर्फ A और E का डिफरेंस है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खर्च करना। एक्सपैंड, फैलाना, जिसे हम यूज करेंगे एज द वर्क इंक्रीजेस वी शैल हैव टू एक्सपैंड आवर ऑफिस स्पेस।
जैसे काम बढ़ेगा हमें अपने दफ्तर की जगह बढ़ानी होगी। दूसरा है एक्सपेंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खर्च करना। उसे हम यूज करेंगे वी शुड नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड आवर लिमिट। हमें अपने सामर्थ्य के बाहर खर्च नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज फेयर, फेयर, फेयर। अब यहां तीनों फेयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है। तीनों में FAIR तीनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है, यूज अलग है। एक होता है फेयर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मेला। दूसरा फेयर है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उचित, यानी सही, उचित। और तीसरा फेयर है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है साफ। एक फेयर जिसका हिंदी में मीनिंग है मेला, उसको हम कैसे यूज करेंगे? Many people attend the National Book Fair. बहुत से लोग राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जाते हैं। दूसरा फेयर है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उचित। उसे हम यूज करेंगे We must always play a fair game. हमें सदा उचित तरीके से खेल खेलना चाहिए। और तीसरा फेयर है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है साफ। उसे हम यूज करेंगे She is fair complexioned and fair haired. वह गोरे रंग तथा हल्के भूरे बालों की है। नेक्स्ट इज फेयर एंड फेयर। यहां भी फेयर एंड फेयर, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, FARE, दोनों में स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है, यूजेज अलग है। फर्स्ट फेयर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है किराया, इसको हम यूज करेंगे What is the rail fare from Delhi to Agra? दिल्ली से आगरा का रेल का किराया कितना है? और दूसरा फेयर है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रगति। उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे How did you fare in your examinations? परीक्षा में तुम्हारी प्रगति कैसी रही? नेक्स्ट इज फार्दर एंड फर्दर। फादर FARTHER, फादर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दूर। और दूसरा है फर्दर FURTHER, फर्दर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आगे। फार्दर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दूर, इसे हम यूज करेंगे बॉम्बे इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन बनारस। मुंबई बनारस की अपेक्षा दिल्ली से अधिक दूर है। दूसरा है फर्दर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आगे, इसे हम यूज करेंगे प्रोसीड फर्दर प्लीज, कृपया आगे बढ़िए। नेक्स्ट है फील गुड एंड फील वेल। फील गुड जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रसन्न होना, और फील वेल जिसका हिंदी में मीनिंग होता है स्वस्थ होना। फील गुड को हम सेंटेंस में यूज करेंगे She feels very good amidst her friends. वह अपने सहेलियों के मध्य प्रसन्न रहती है।
के बीच में प्रसन्न रहती है। फील वेल जिसे हम यूज करेंगे शी इज फीलिंग वेल नाउ, वह अब स्वस्थ महसूस कर रही है। नेक्स्ट इज फ्यूअर एंड लेस। फ्यूअर का हिंदी में मीनिंग होता है कम व्यक्ति या वस्तुएं जो कि गिनी जा सकें, जिन्हें काउंट किया जा सके, फ्यूअर। और लेस जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कम वस्तु जो कि ढेर में ही कम दिखाई दे, जो कम दिखाई दे। फ्यूअर जिसे हम यूज करेंगे द डॉक्टर अटेंडेड फ्यूअर पेशेंट्स दैन लास्ट वीक। डॉक्टर ने पिछले सप्ताह की अपेक्षा कम मरीज देखे। और दूसरा है लेस जिसे हम यूज करेंगे आई हैव लेस मनी इन माई पॉकेट दैन यू हैव। तुम्हारी अपेक्षा मेरी जेब में कम राशि है। नेक्स्ट इज फ्लोर एंड फ्लोर। फ्लोर FLOOR, फ्लोर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है फर्श। और दूसरा है फ्लोर जिसके स्पेलिंग होते हैं FLOUR, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आटा। फ्लोर यानी फर्श, इसे हम यूज करेंगे शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर बैठी है। दूसरा है फ्लोर जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आटा, इसे हम यूज करेंगे वी मेक चपातीज ऑफ फ्लोर, हम आटे की चपातियां बनाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मली एंड फॉर्मली। फॉर्मली जिसके स्पेलिंग होते हैं FORMALLY, जिसका मीनिंग होता है औपचारिक रूप से। और दूसरा है फॉर्मली जिसके स्पेलिंग होते हैं FORMERLY, जिसका मीनिंग होता है भूतपूर्व यानी पहले समय का। फॉर्मली जिसका मीनिंग होता है औपचारिक रूप से, उसे हम यूज करेंगे द लेटर वॉज रिटन फॉर्मली बाय मी। पत्र मेरे हाथों औपचारिक रूप से लिखा गया था। और दूसरा है फॉर्मली जिसका मीनिंग होता है भूतपूर्व यानी पहले समय का, उसे हम यूज करेंगे ही वॉज फॉर्मली अ मिनिस्टर, पहले वह एक मंत्री था। नेक्स्ट इज फोर्थ एंड फोर्थ। फोर्थ FORTH जिसका मीनिंग होता है आगे, एंड फोर्थ FOURTH, इसमें सिर्फ यू का डिफरेंस है जिसका मीनिंग होता है चौथा। फोर्थ जिसका मीनिंग है आगे, फोर्थ, इसे हम यूज करेंगे दे वेंट फोर्थ लाइक इन एंशियंट वॉरियर्स, वे एक पुराने योद्धा की तरह आगे बढ़े। दे वेंट फोर्थ लाइक एन एंशियंट वॉरियर्स। दूसरा है फोर्थ जिसका मीनिंग होता है चौथा, इसे हम यूज करेंगे द फोर्थ ऑफ एवरी मंथ इज आवर पे डे, हर महीने की 4 तारीख हमारे वेतन का दिन होता है। नेक्स्ट इज हेयर एंड एयर एंड हेयर, हेयर एयर एंड हेयर।
हेयर जिसके स्पेलिंग होते हैं HAIR, हेयर, इसका मीनिंग होता है बाल। दूसरा है HEIR, हेयर, जिसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। और तीसरा है HARE, हेयर, जिसको हम कहते हैं खरगोश। फर्स्ट हेयर जिसका मीनिंग होता है बाल, उसे हम यूज करेंगे द कलर ऑफ शीलाज हेयर इज गोल्डन। शीला के बाल सुनहरी हैं। दूसरा है हेयर जिसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, इसे हम यूज करेंगे द एल्डेस्ट प्रिंस इज द हेयर टू द थ्रोन। बड़ा राजकुमार राजगद्दी का उत्तराधिकारी है। और तीसरा है हेयर जिसे हम कहते हैं खरगोश, और उसे हम यूज करेंगे द हेयर रन्स वेरी फास्ट। खरगोश बहुत तेज भागता है। नेक्स्ट इज हैंग्ड एंड हंग। हैंग्ड जिसका मीनिंग होता है आदमी को लटकाना या फांसी देना, और दूसरा है हंग, किसी वस्तु को लटकाना। हैंग्ड को हम यूज करेंगे द प्रिजनर वॉज हैंग्ड एट डॉन। कैदी सूर्य उदय होते ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। और दूसरा है हंग, जिसे हम यूज करेंगे द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल। चित्र दीवार पर टंगा था। नेक्स्ट इज होली एंड हॉली। होली एंड हॉली, HOLY, होली, जिसका मीनिंग होता है पवित्र, और होली WHOLLY, जिसका मीनिंग होता है संपूर्ण रूप से। होली जिसका मीनिंग है पवित्र, इसे हम यूज करेंगे दिवाली इज आवर होली फेस्टिवल। दिवाली हमारा पवित्र त्योहार है। और दूसरा है होली जिसका मीनिंग होता है संपूर्ण रूप से, इसे हम यूज करेंगे I wholly agree with your decision। मुझे आपका फैसला पूरी तरह से मंजूर है। नेक्स्ट इज however and however। अब इसमें स्पेलिंग सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। however इकट्ठा एक वर्ड होता है, और एक however होता है जिसे हम अलग लिखते हैं, how को अलग लिखते हैं और ever को अलग लिखते हैं, पर इनका स्पेलिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग है और इसका मीनिंग भी अलग है, यूज भी अलग है। however जिसका मीनिंग होता है जो हम इकट्ठे लिखते हैं, एक ही वर्ड होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं इस पर भी या फिर तो भी। और दूसरा however होता है जो अलग अलग होता है, how अलग, ever अलग, उसका मीनिंग होता है कैसी भी। तो जो पहला however है जो इकट्ठा लिखते हैं हम, उसको हम यूज करेंगे I don't recommend this book, however you can read it। मैं इस पुस्तक की सिफारिश तो नहीं करता, फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है however जो हम अलग अलग लिखते हैं, how को अलग, ever को अलग लिखते हैं, उसको हम यूज करेंगे I am certain that however you decide to work, you will succeed। मुझे विश्वास है कि तुम कैसे भी काम करने का निश्चय करो, तुम सफल होगे। नेक्स्ट इज इट्स एंड इट्स। इट्स
इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका, और दूसरा है इट्स, पोस्ट ऑफिस, जिसका अर्थ होता है इट इज, यह है। पहला इट्स जो है ITS, जिसका मीनिंग होता है इसका, उसे हम यूज करेंगे द शेड लॉस्ट इट्स रूफ, शेड की छत गिर गई। और दूसरा है इट्स, जिसमें पोस्ट ऑफिस होता है, जिसका अर्थ होता है इट इज, इसे हम यूज करेंगे इट्स एन ओल्ड हाउस, यह एक पुराना घर है। नेक्स्ट इज लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अंतिम, और लेटेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है आधुनिकतम, यानी नया। लेटेस्ट सबसे नया। लास्ट जिसको हम यूज करेंगे, द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज नियर, सो वी शुड हरी अप। प्रवेश की अंतिम तारीख पास है, इसलिए हमें शीघ्रता करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। लेटेस्ट को हम यूज करेंगे, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक इज अंडर प्रिंट, पुस्तक का आधुनिकतम यानी लेटेस्ट संस्करण छप रहा है, यानी न्यू एडिशन छप रहा है। नेक्स्ट इज लीस्ट एंड लेस। लीस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है सबसे छोटा या सबसे कम, और लेस का हिंदी में मीनिंग होता है दो में से छोटा या सबसे कम। लीस्ट को सेंटेंस में यूज करेंगे, ही वॉक्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल, वह सबसे कम दूरी चला। और दूसरा है लेस, इसे हम यूज करेंगे, टी इज लेस डिजायरेबल फॉर मी दैन मिल्क, चाय मेरे लिए दूध की अपेक्षा, दूध की बजाय कम वांछनीय है। नेक्स्ट इज लाइटनिंग एंड lightning and lighting. Lightning, LIGHTENING, lightning, जिसका मीनिंग होता है हल्का करना। और दूसरा है lightning, जिसकी स्पेलिंग है LIGHTNING, जिसका मीनिंग होता है बिजली चमकना। और तीसरा है लाइटिंग, जिसका मीनिंग होता है प्रकाश व्यवस्था। लाइटनिंग, इसे हम यूज कर सकते हैं, ही इज लाइटनिंग माई बर्डन, वह मेरा भार हल्का कर रहा है। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग को हम यूज करेंगे, लास्ट नाइट there was flash of lightning in the sky. पिछली रात आसमान में बिजली कड़की। और नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग को हम यूज करेंगे, there was good lighting arrangement at the marriage. विवाह के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था अच्छी थी। नेक्स्ट इज लोन एंड लेंड। लोन का मतलब होता है उधार, और लेंड को हिंदी में कहते हैं उधार देना। लोन को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, द बैंक ग्रांटेड हिम अ लोन ऑफ 5,000 रुपीज। बैंक ने उसे
5,000 रुपए का ऋण दिया। और दूसरा है लेंड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है उधार देना। इसे हम यूज करेंगे लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ रुपए उधार दो। नेक्स्ट इज मॉरल एंड मोरल। मॉरल एंड मोरल। मॉरल का हिंदी में मीनिंग होता है आचार व्यवहार, जिसके स्पेलिंग होते हैं MORAL। और दूसरा होता है मोरल। मोरल को हम कहते हैं मनोबल, जिसकी स्पेलिंग होते हैं MORALE। मोरल, मोरल, राइट। मॉरल जिसको हम यूज करेंगे, ही इज मैन ऑफ गुड मॉरल, वह एक अच्छे आचार व्यवहार वाला व्यक्ति है। और दूसरा है मोरल। मोरल में जिसका मीनिंग होता है मनोबल, मोरल। द मोरल ऑफ द ट्रूप्स ऑन द फ्रंट इज वेरी हाई। अग्रभाग की टुकड़ियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। अग्रभाग मीन्स आगे वाले भाग की टुकड़ियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट इज मोस्ट एंड ऑलमोस्ट। मोस्ट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अत्यधिक, यानी सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। और दूसरा है ऑलमोस्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लगभग। मोस्ट को हम यूज करेंगे मोहनदास गांधी वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहनदास गांधी अपनी कक्षा का सर्वाधिक ईमानदार बालक था। और दूसरा है ऑलमोस्ट, जिसे हम यूज करेंगे इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू गो फॉर अ वॉक। यह लगभग घूमने जाने का समय है। नेक्स्ट इज नोटेबल एंड नोटोरियस। नोटेबल का हिंदी में मीनिंग होता है उल्लेखनीय, विख्यात। और नोटोरियस का हिंदी में मीनिंग होता है कुख्यात। पहला जो था नोटेबल, उसका मीनिंग अच्छे में होता है, उल्लेखनीय, विख्यात, मतलब अच्छे तरीके से प्रसिद्ध होना। और दूसरा है नोटोरियस, यानी बुरे तरीके से, कुख्यात यानी बुरे अर्थ में, इसका मीनिंग है बुरे अर्थ में, कुख्यात यानी प्रसिद्ध होना, बुरे अर्थ में। नोटेबल जिसको हम यूज करेंगे August 15, 1947 is a notable day in the history of India. भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन उल्लेखनीय है। और दूसरा है नोटोरियस, जिसे हम यूज करेंगे ही इज अ नोटोरियस गैम्बलर। वह एक कुख्यात यानी जाना माना जुआरी है। नेक्स्ट है वंस एंड वंस। वंस जिसकी स्पेलिंग है ONCE, इसका हिंदी में मीनिंग होता है एक बार। और दूसरा है वंस जिसकी स्पेलिंग है ONE पोस्ट ऑफिस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का। वंस जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक बार, इसे हम यूज करेंगे आई हैव बीन देयर वंस। मैं वहां एक बार हो आया हूं। और दूसरा वंस है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का, उसे हम यूज करेंगे वन शुड ओबे वंस कॉन्शियस। आदमी को अपने विवेक पर चलना चाहिए। दूसरा है ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जिसका हिंदी में मीनिंग होता है विशेष आदेश।
और स्पेलिंग होते हैं ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। और दूसरा है ऑर्डिनेंस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है युद्ध सामग्री, और इसके स्पेलिंग होते हैं ORDNANCE। सिर्फ आई का डिफरेंस है। ऑर्डिनेंस में आई होता है जिसका मीनिंग है विशेष आदेश, और ऑर्डिनेंस में आई नहीं होता है, ORDNANCE, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है युद्ध सामग्री। ऑर्डिनेंस को हम यूज करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज इशूड एन ऑर्डिनेंस टुडे। राष्ट्रपति ने आज एक अध्यादेश जारी किया। और दूसरा है ऑर्डिनेंस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है युद्ध सामग्री। इसे हम यूज करेंगे। He is employed in the ordnance department. वह युद्ध सामग्री विभाग में नौकर है। नेक्स्ट इज पास्ट एंड पास्ट। पास्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है व्यतीत हुआ, और दूसरा है पास्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पिछला, यानी इससे पहले वाला। पास्ट को हम यूज करेंगे। द मंथ पास्ट अवे वेरी सून। महीना बहुत जल्दी से गुजर गया। और दूसरा है पास्ट, जिसे हम यूज करेंगे द पास्ट मंथ वॉज वेरी enjoyable. पिछला महीना बहुत आनंददायक था। नेक्स्ट है पीस एंड पीस। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग चेंज है। पीस, एक पीस होता है PEACE, पीस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शांति, और दूसरा पीस है PIECE, पीस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है टुकड़ा। पीस, जिसका मीनिंग है शांति, उसे हम यूज करेंगे अ ट्रीटी ऑफ पीस वॉज साइंड बिटवीन टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच शांति की संधि हुई। दूसरा पीस है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है टुकड़ा, उसे हम यूज करेंगे द टीचर आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ चॉक। अध्यापक ने एक चौक का टुकड़ा मांगा। नेक्स्ट है परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट होता है अनुचित रूप से तंग करना, और प्रोसिक्यूट होता है अभियोग चलाना। परसिक्यूट, जिसको हम यूज करेंगे द ज्यूज वर परसिक्यूट इन नाजी जर्मनी। यहूदी लोगों को नाजी जर्मनी में तंग किया गया। और दूसरा है प्रोसिक्यूट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अभियोग चलाना, और हम इसे यूज करेंगे ट्रेस्पैसेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। गैर कानूनी प्रवेश करने वालों को दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत। और दूसरा है पर्सनल, PERSONNEL, जिसे कहा जाता है कर्मचारी वर्ग। पर्सनल, इसे हम यूज करेंगे इट इज माई पर्सनल मैटर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, कृपया दखल ना दें। और दूसरा है पर्सनल, जिसे हम यूज करेंगे द ऑफिसर मेंटेन्ड द मोरल ऑफ द personnel in his division. The officer maintained the morale of the personnel in his division.
अफसर ने अपने विभाग के कर्मचारी वर्ग के मनोबल को बनाए रखा। नेक्स्ट इज फिजिक एंड फिजिक। फिजिक, फिजिक PHYSIC, फिजिक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दवा, और दूसरा है फिजिक PHYSIQUE, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शरीर की बनावट। फिजिक, जिसे हम यूज करेंगे, नो फिजिक कैन क्योर द पेशेंट इफ ही इज केयरलेस। अगर रोगी लापरवाह हो तो कोई दवा काम नहीं कर सकती। दवा, ओल्ड यूज ऑफ फिजिक। और फिजिक है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शरीर की बनावट। ही हैज अ फाइन फिजिक, उसके शरीर की बनावट अच्छी है। नेक्स्ट इज पोर एंड पोर। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग चेंज है और मीनिंग चेंज है। PORE, पोर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है छिद्र, और दूसरा है पोर POUR, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है डालना। पोर PORE, पोर, इसे हम यूज करेंगे, स्वेट कम्स आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द स्किन। पसीना त्वचा के छिद्रों में से निकलता है। दूसरा है पोर POUR, इसे हम यूज करेंगे, पोर सम वाटर इन माई ग्लास, मेरे ग्लास में थोड़ा पानी डालो। नेक्स्ट इज पोर्टेबल एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है हाथ से उठाकर ले जाने योग्य, और दूसरा है पोर्टेबल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पीने योग्य। पोर्टेबल को हम यूज करेंगे, शी हैज ब्रॉट अ पोर्टेबल टेलीविजन फ्रॉम जर्मनी। वह जर्मनी से हाथ से उठाकर ले जाने वाला टेलीविजन लाई है। और दूसरा है पोर्टेबल, इसे हम यूज करेंगे, पॉन्ड वाटर इज नॉट पोर्टेबल, तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब, PRESCRIBE, प्रेस्क्राइब, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दवा का निर्देश देना, और दूसरा है प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, यहाँ E और O का डिफरेंस है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कानूनी संरक्षण से अलग करना। प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब को यूज करेंगे, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ वेरी कॉस्टली मेडिसिन, डॉक्टर ने एक बहुत महंगी दवा लिखी है। और दूसरा है प्रोस्क्राइब, जिसे हम यूज करेंगे, दैट मैन हैज बीन प्रोस्क्राइब्ड बाय लॉ, उस व्यक्ति को कानून से निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट PRESIDENT, प्रेसिडेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा है प्रेसिडेंट PRECEDENT, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पूर्व घटना यानी पहले की घटना। उदाहरण, प्रेसिडेंट को हम यूज करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर 2 वीक्स। भारत के राष्ट्रपति 2 हफ्तों के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं।
और दूसरा है प्रेसिडेंट यानी पूर्व घटना, जिसे हम यूज करेंगे शी हैज सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर अदर्स टू फॉलो। उसने दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण रखा है। नेक्स्ट इज प्राइस एंड प्राइज। प्राइस एंड प्राइज, PRICE प्राइस, जिसका मतलब होता है हिंदी में दाम, और दूसरा है प्राइज, PRIZE प्राइज, जिसको हिंदी में कहते हैं इनाम। प्राइस को हम यूज करेंगे जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दाम। द प्राइस ऑफ पेपर हैज गॉन अप, कागज का दाम बढ़ गया है। और दूसरा है प्राइज, PRIZE, जिसे हम कहते हैं इनाम। उसे हम यूज करेंगे अनिल गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द रेस। अनिल को दौड़ में पहला पुरस्कार मिला। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। सेम प्रोनाउंसिएशन बट स्पेलिंग सेम नहीं है, चेंज है और मीनिंग भी चेंज है। एक होता है प्रिंसिपल जिसकी स्पेलिंग है PRINCIPAL प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं प्रधानाचार्य प्रिंसिपल। एंड दूसरा है प्रिंसिपल PRINCIPLE, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, उसे हम यूज करेंगे हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन हैं, यानी प्रिंसिपल कौन है। और दूसरा है प्रिंसिपल जिसके मीनिंग होता है सिद्धांत, उसे हम यूज करेंगे माई अंकल वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। मेरे चाचा जी सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। नेक्स्ट इज पर्पस एंड पर्पस, प्रपोज एंड पर्पस। प्रपोज, PROPOSE प्रपोज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रस्तावित करना। और दूसरा है पर्पस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है इरादा। प्रपोज, PROPOSE प्रपोज, जिसे हम यूज करेंगे लेट देम प्रपोज द सब्जेक्ट फॉर देयर डिबेट। उन्हें अपने वाद विवाद का विषय स्वयं प्रस्तावित करने दो। और दूसरा है पर्पस, PURPOSE पर्पस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है इरादा। इसे हम यूज करेंगे आई हैड कम विद अ पर्पस टू सी यू। मैं तुम्हें देखने के इरादे से आया था। I had come with a purpose to see you. Next is rain and rain and rain. फर्स्ट रेन है RAIN रेन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है वर्षा होना। दूसरा है रेन REIGN रेन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शासन करना। और तीसरा है REIN रेन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लगाम। पहला रेन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है वर्षा होना, उसे हम यूज करेंगे इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है। दूसरा रेन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शासन करना, उसे हम यूज करेंगे द क्वीन रेन्ड ओवर इंग्लैंड। रानी ने इंग्लैंड पर शासन किया।
और तीसरा रेन है REIN, रेन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है लगाम। उसे हम यूज करेंगे When the reins were pulled tightly, the horse stopped. जब लगाम जोर से खींची गई तो घोड़ा रुक गया। नेक्स्ट इज recollect. recollect, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है किसी भूली वस्तु को याद करना। और दूसरा है remember. remember का हिंदी में मीनिंग होता है याद करना। recollect. recollect को हम यूज करेंगे I often recollect my childhood and feel amused. मैं प्रायः अपने बचपन की याद करता हूँ और आनंदित होता हूँ, यानी खुश होता हूँ। और दूसरा है रिमेंबर. रिमेंबर का हिंदी में मीनिंग होता है याद करना। इसे हम यूज करेंगे आई रिमेंबर माई लेसन एवरी डे. मैं प्रतिदिन अपना पाठ स्मरण करता हूँ, यानी याद करता हूँ। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टिव. रिस्पेक्टेबल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिष्ठित। रिस्पेक्टफुल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सम्मानपूर्ण। रिस्पेक्टिव, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अपनी अपनी। रिस्पेक्टेबल को हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे आवर बॉस इज अ रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन. हमारे अफसर एक प्रतिष्ठित सज्जन है। दूसरा है रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्टफुल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स. तुम्हें अपने माता पिता के प्रति सम्मानपूर्ण होना चाहिए। और तीसरा है रिस्पेक्टिव. इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे आफ्टर द लेक्चर वॉज ओवर द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस. व्याख्यान के समाप्त होने के बाद छात्र अपनी अपनी कक्षाओं को लौट गए. नेक्स्ट इज रूट एंड रूट. रूट, जिसके स्पेलिंग होते हैं ROOT और इसका हिंदी में मीनिंग होता है जड़. और दूसरा है रूट ROUTE, रूट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है यात्रा का रास्ता. रूट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जड़, उसे हम यूज करेंगे एक सेंटेंस में लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स. धन से प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है. और दूसरा है रूट, जिसका मीनिंग होता है यात्रा का रास्ता. इसे हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे व्हाट इज द रेलवे रूट बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे. दिल्ली और मुंबई का रेलवे का रास्ता क्या है. नेक्स्ट है राउट एंड राइट. राउट, जिसकी स्पेलिंग होते हैं ROUT. राउट, इसका हिंदी में मीनिंग होता है हार या पराजय. और दूसरा है राइट RIOT, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है झगड़ा.
राउट, ROUT, इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द मोरल ऑफ द एनिमी वॉज वेरी लो बिकॉज ऑफ इट्स रूट। पराजय के कारण शत्रु का मनोबल कम हो गया था। नेक्स्ट है राइट। राइट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। देयर इज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द टाउन बिकॉज ऑफ द हिंदू मुस्लिम राइट। हिंदू मुस्लिम झगड़े के कारण शहर में बड़ी अशांति फैली हुई है। नेक्स्ट इज शूट एंड शूट। शूट SHOOT, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कोपल, और दूसरा है शूट जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं SHOOT, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है शिकार करना। दोनों के स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन हिंदी में मीनिंग अलग है और यूज भी अलग है। शूट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कोपल, इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अ शूट हैज स्प्रंग अप फ्रॉम द प्लांट। पौधे में से एक कोपल निकल आई है। कोपल। दूसरा है शूट जिसका मीनिंग होता है शिकार करना। इसे हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे। दैट मैन हैज गॉन टू शूट डक। वह आदमी बतख का शिकार करने को गया है। नेक्स्ट इज सोल एंड सोल। सोल SOLE, सोल जिसका मीनिंग होता है जूते का तला, यानी नीचे का हिस्सा, पैर का तलवा, नीचे का हिस्सा। और दूसरा होता है सोल SOUL, सोल जिसका मीनिंग होता है आत्मा। सोल SOLE जिसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। गेट द सोल ऑफ द शू चेंज्ड। जूते का तला बदलवा दो, बदलवा लो। जूते का तला बदलवा लो। गेट द सोल ऑफ द शू चेंज्ड। और दूसरा है सोल SOUL जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आत्मा। उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अ गुड सोल goes to heaven। अच्छी आत्मा स्वर्ग को जाती है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है। स्टेशनरी STATIONARY, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है स्थिर, यानी एक जगह ठहरा हुआ। और दूसरा है स्टेशनरी जिसके स्पेलिंग होते हैं STATIONERY, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पढ़ने लिखने की वस्तुएं। अब इसके अंदर सिर्फ A और E का डिफरेंस है। फर्स्ट में A है और दूसरे में E है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। स्टेशनरी जिसका मीनिंग होता है स्थिर, यानी एक जगह ठहरा हुआ, उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द सन इज स्टेशनरी। सूर्य स्थिर अथवा जड़ है। दूसरा स्टेशनरी जिसका मीनिंग होता है पढ़ने लिखने की वस्तुएं, इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। ही डील्स इन स्टेशनरी। वह स्टेशनरी यानी कागज, कॉपी आदि बेचता है। दूसरा नेक्स्ट है
टेबल एंड टेबल. टेबल TABLE और दूसरा टेबल है TABLE, यानी दोनों के स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी बुलाने का तरीका सेम है, बोलने का तरीका सेम है और स्पेलिंग सेम है, लेकिन आंसर चेंज है, मीनिंग चेंज है, यूज चेंज है. टेबल TABLE टेबल, जिसका मीनिंग है मेज, उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. मेज पर एक पुस्तक है. और दूसरा है टेबल, जिसका मीनिंग होता है तालिका, उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे देयर इज अ टेबल इन चैप्टर 6 ऑफ दिस बुक. पुस्तक के 6ठे अध्याय में एक तालिका है. नेक्स्ट इज टेस्टफुल एंड टेस्टी. टेस्टफुल का हिंदी में मीनिंग होता है मधुर या सुरुचिपूर्ण, और दूसरा है टेस्टी. टेस्टी का हिंदी में मीनिंग होता है स्वादिष्ट. टेस्टफुल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे द हाउस ऑफ आवर मैडम वॉज डेकोरेटेड इन अ टेस्टफुल मैनर. हमारी अध्यापक का घर बड़ी सुरुचिपूर्ण रीति से सजा हुआ था. टेस्टी को हम सेंटेंस में यूज करेंगे आवर मैडम सर्व्ड अस वेरी टेस्टी मील्स. हमारी अध्यापिका ने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया. नेक्स्ट इज टू, टू एंड टू. टू TWO2, जिसका मीनिंग होता है दो. टू TO2, जिसका मीनिंग होता है को या फिर की और तीसरा है TOO2, जिसका मीनिंग होता है भी या इतना अधिक या इतना ज्यादा. प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है. TOO2, इसे हम सेंटेंस में लेंगे देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग. हर एक वस्तु के दो पक्ष होते हैं. नेक्स्ट है टू TO2, इसे हम सेंटेंस में लेंगे कम टू मी आई विल एडवाइस यू. मेरे पास आना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा. अगला है टू, जिसकी स्पेलिंग है TOO2, उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे शी इज टू वीक टू वॉक. वह इतनी अधिक कमजोर है कि चल फिर नहीं सकती. नेक्स्ट है अनइंटरेस्टेड. अनइंटरेस्टेड का हिंदी में मीनिंग होता है रुचि ना रखना या रुचिहीन होना. और दूसरा है डिसइंटरेस्टेड. डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है निष्पक्ष. अनइंटरेस्टेड को हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई एम अनइंटरेस्टेड इन इनएक्टिव गेम्स. मैं निष्क्रिय खेलों में रुचि नहीं रखता. और दूसरा है डिसइंटरेस्टेड, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है निष्पक्ष. इसे हम एक सेंटेंस में लेंगे लेट अस आस्क एनी डिसइंटरेस्टेड मैन टू सेटल आवर डिस्प्यूट. हम अपना विवाद सुलझाने के लिए किसी निष्पक्ष व्यक्ति को कहें. नेक्स्ट इज वैल्यूएबल एंड इनवैल्यूएबल. वैल्यूएबल, जिसका मीनिंग होता है बहुमूल्य, और दूसरा है इनवैल्यूएबल, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अमूल्य. बहुमूल्य जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, और अमूल्य जिसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, अमूल्य. वैल्यूएबल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दिस इज अ वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट. यह एक बहुमूल्य पांडुलिपि है. और दूसरा है इनवैल्यूएबल, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जो एक अमूल्य है.
कोहिनूर इज एन इनवैल्यूएबल डायमंड। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। नेक्स्ट इज whose and whose. whose and whose. WHOSE, whose, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है किसका, और दूसरा है whose, WHO पोस्ट ऑफिस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कौन है, यानी who is. whose का हम सेंटेंस बनाएंगे जिसका हिंदी में मीनिंग होता है किसका. whose pen is this, यह किसका पेन है. और दूसरा है whose, WHO पोस्ट ऑफिस, whose, जिसका मीनिंग होता है कौन है. इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे who's at the door, द्वार पर कौन है.